पहला सवाल है, इनमें से किसे भारतीय डाक संचार तंत्र में प्रथम श्रेणी की डाक समझा जाता है? पहला ऑप्शन है कार्ड व लिफाफे, रजिस्टर पत्र, पैकेट या फिर रजिस्टर अखबार। सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, कार्ड व लिफाफे। कार्ड व लिफाफे भारतीय डाक संचार तंत्र में प्रथम श्रेणी की डाक समझा जाता है। ठीक, चलिए अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से परिवहन के प्रकार कौन कौन से हैं? स्थल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन या उपरोक्त में सभी। सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त में सभी। स्थल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, ये सभी परिवहन के प्रकार हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पतन और लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन है? ऑप्शन है मैंगलोर, मरमागांव, पारादीप, विशाखापट्टनम। सही आंसर होगा गोवा में स्थित मरमागांव। गोवा में स्थित मरमागांव ये समुद्री पतन और लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में ये प्रमुख पतन है। पारादीप से भी अब देखेंगे तो यहाँ से भी लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, लेकिन मरमागांव की तुलना में बहुत कम किया जाता है। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन है मरमागांव, जो कि गोवा में स्थित है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों की सबसे बड़ी संख्या निम्नलिखित में से किस भाषा में है? भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों की सबसे बड़ी संख्या निम्नलिखित में से किस भाषा में है? जाहिर सी बात है, भारत में हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो समाचार पत्र भी हिंदी भाषा में ही होगा। ठीक है, तो भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों की सबसे बड़ी संख्या हिंदी भाषा में है। ठीक है, सेकेंड में आई थिंक अंग्रेजी है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर मराठी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से स्थल परिवहन का प्रकार कौन सा है? बताना है निम्नलिखित में से स्थल परिवहन का प्रकार कौन सा है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन तथा सड़क परिवहन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सी ऑप्शन, रेल परिवहन और सड़क परिवहन, ये दोनों कैसे साधन हैं? ये दोनों स्थल परिवहन के साधन हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतर हानियों तथा देरी को घटाता है? सवाल है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतर हानियों तथा देरी को घटाता है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन या फिर पाइपलाइन या फिर जल परिवहन। सही आंसर है इसका पाइपलाइन। याद रखिएगा, सही आंसर इसका पाइपलाइन। क्यों? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पाइपलाइन परिवहन वाहनांतर हानियों तथा देरी को सबसे अधिक घटाता है, क्योंकि इसमें माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होती है और यह भूमिगत होने के कारण बाधाओं से मुक्त होती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या है? पाइपलाइन है। ये एनसीईआरटी में एक साफ लाइन लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अगला सवाल है, भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? सवाल है, भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, 4, 6 या फिर 8? सही आंसर है 6। ठीक है, भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर 6 वर्गों में बांटा गया है। ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग। ये केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए उच्च क्षमता वाले मार्ग होते हैं जो देश के विभिन्न राज्यों और प्रमुख शहरों को जोड़ते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं? ये विभिन्न राज्यों को और प्रमुख शहरों को जोड़ता है, नेशनल हाईवे। ये दूसरे नंबर पर है राज्य राजमार्ग, जिसे स्टेट हाईवे कहते हैं। ये राज्य सरकार द्वारा बनाए गए होते हैं और रख रखाव किए जाने वाले मार्ग हैं जो राज्य के भीतर महत्वपूर्ण शहरों और जिलों को जोड़ते हैं। तो सवाल पूछा जा सकता है, शहरों और जिलों को कौन सा नेटवर्क जोड़ता है? तो ये हो जाएगा राज्य राजमार्ग। जिला सड़कें तीसरे नंबर पर है। ये सड़कें जिला मुख्यालयों को ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों से जोड़ती हैं। ठीक है, इसके बाद है ग्रामीण सड़कें। ये कम क्षमता वाली सड़कें हैं जो गांवों को शहरों और कस्बों से जोड़ती हैं, जिसमें ग्रामीण निवासियों के लिए परिवहन और कृषि उत्पादों के बाजार तक पहुंचना आसान होता है, यानी पहुंचाना आसान होता है। ठीक, इसके बाद है सीमा सड़कें, जिसे बॉर्डर रोड्स भी कहते हैं। भारत की सीमाओं पर स्थित ये सड़कें सामरिक और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। आ रहा है समझ में ना? सिंपल है, सीमा सड़कें ये भारत की सीमाओं पर, जैसे बॉर्डर पर होता है ना, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, है ना, उत्तराखंड कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर कह सकते हैं, जो बॉर्डर वाले एरिया होते हैं, तो वहाँ पे ये सड़कें बनाए जाते हैं
तो ये सड़कें जो होते हैं वो सामरिक और सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, जिनका निर्माण कौन करता है? बीआरओ करता है, बीआरओ करता है, जिसका स्थापना 1960 में किया गया था। इसके बाद है छठे नंबर पर एक्सप्रेसवे। ये उच्च गति वाली सड़कें होते हैं जो 4 या अधिक लेन की छाव होती हैं और तेज गति वाले यातायात के लिए डिजाइन की जाती हैं, जहां यातायात पूरी तरह से नियंत्रित होता है। ठीक है, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि सक्षमता के आधार पर भारत में 6 प्रकार के मार्ग हैं। ठीक है, तो 6 प्रकार के मार्गों को भी याद रखना है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताना है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 5, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 2? सही आंसर हो जाएगा दिए गए विकल्प में से राष्ट्रीय राजमार्ग 7। इसका नाम बदल दिया गया है, अब याद रखिएगा, इसका नाम बदल कर क्या किया गया है? NH44 किया गया है। ठीक है, तो अगर आपका ऑप्शन में दिखे NH44 तो आपको वही टिक करना है। ठीक है, क्योंकि NCERT बुक में यही दिया हुआ है। ठीक है, अपडेट नहीं है, तो हमने यहाँ पे ऑप्शन ले रखा है राष्ट्रीय राजमार्ग 7। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर से शुरू होकर के कन्याकुमारी तक ये जाता है। ठीक है, और इसकी लंबाई अब देखेंगे तो 4112 किलोमीटर है। कितना? 4112 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए, और लगभग ये 11 राज्यों को जोड़ता है, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं? राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं? राज्य राजमार्ग या फिर महाराजमार्ग या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर जिला मार्ग? सही आंसर है राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे से कहते हैं, ऊपर ही समझाया था हमने, है ना। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बाकी फिर से यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, राज्यों की राजधानी के जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क को राज्य राजमार्ग या स्टेट हाईवे कहते हैं। यह राज्य के परिवहन ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसका निर्माण व रखरखाव राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। और अन्य प्रकार के जैसे सड़कें हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला मार्ग, ग्रामीण सड़कें, है ना, एक्सप्रेसवे। ठीक है, और एक था जो सीमांत या कुछ करके था ना, सीमा सड़कें, बॉर्डर रोड्स जो होता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन या फिर सड़क परिवहन? सही आंसर होगा सड़क परिवहन। ठीक है, पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में कौन सा परिवहन के प्रमुख साधन है, तो भारत में देखेंगे कि सड़क जो परिवहन है ये सबसे प्रमुख साधन है भारत में। ठीक, चलिए अगला सवाल है, सवाल है दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ते हैं? सवाल है दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ते हैं? राज्य राजमार्ग 3, राज्य राजमार्ग या 2, जिसे स्टेट हाईवे भी कहते हैं 1, और स्टेट हाईवे 7। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? 1 वाला होगा। ठीक है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे 1, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। दिल्ली और अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 को आपस में जोड़ते हैं। हालांकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 अब 44 का हिस्सा बन चुका है। ठीक है ना, तो ये याद रख सकिए, याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। अगला सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों तथा गाँव को शहर से जोड़ने वाली सड़क किस वर्ग के अंतर्गत आती है? ठीक है, ये सब पहले ही समझा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों तथा गाँवों को शहर से जोड़ने वाली सड़क किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? तो ये आता है जिला मार्ग, डिस्ट्रिक्ट रोड्स के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ये ऑप्शन, जिला मार्ग। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रकार की सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन मिला है? बताना है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन मिला है? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें या फिर जिला सड़कें? सही आंसर हो जाएगा इसका ग्रामीण सड़कें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों को विशेष प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि यह योजना ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों में चलने योग्य सड़कों से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। लीजिए सवाल आ गया, सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया था? है ना, पहले डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं, 1960 में किया गया था।
अगला सवाल है, निम्न में से बारहमासी सड़कें कौन सी हैं? बताना है कि कौन सी बारहमासी सड़कें होती हैं, पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, पक्की सड़कें हो या फिर कच्ची सड़कें हो, ये दोनों बारहमासी सड़कें होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बारहमासी सड़क वह सड़क है जो वर्ष के सभी मौसमों में उपयोग योग्य होते हैं। इसका अर्थ है सड़क की सतह से प्रभावी जल निकासी होनी चाहिए, परंतु इसका यह निहितार्थ नहीं है कि यह काली सतह वाली या सीमेंट कंक्रीट के साथ पक्की सतह वाली होनी चाहिए। बजरी वाली सड़क भी बारहमासी सड़कें हो सकती हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि बारहमासी सड़कों के मतलब ये है कि वो काली सतह वाली हो, है ना, जो कालीकरण रोड करना बोलते हैं ना, कि ये रोड को कालीकरण किया गया है, तो वो वाला हो, या फिर सीमेंट या कंक्रीट से जो बनता है ऐसे होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है ना। पक्की सतह वाली होनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, या बजरी वाली सड़क भी हो सकता है। अगला सवाल है, रेल परिवहन किन किन कार्यों में सहायक है? व्यापार, भ्रमण तथा दीर्घ यात्राएं, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन, सभी। आसान सा ऑप्शन है, सभी हो जाएगा। रेल परिवहन व्यापार के लिए भी आवश्यक सहायक होता है, व्यापार में भी सहायक होता है। भ्रमण करना चाहते हैं, लंबी यात्राएं करना चाहते हैं, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन करना चाहते हैं, इन सब के लिए सहायक होता है रेलवे परिवहन। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की संरचना सेवा दुनिया में सबसे बड़ी है? भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की संचार सेवा दुनिया में सबसे बड़ी है? आसान सा सवाल है, सभी को पता होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, डाक संसार। ये डाक संसार कह सकते हैं या डाक संचार कह सकते हैं। ठीक है, डाक संचार होना चाहिए वैसे, ये विकल्प सही है। अगला सवाल है, मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई रेलगाड़ी ने कितना किलोमीटर की दूरी तय की थी? बताना है, मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई रेलगाड़ी ने कितना किलोमीटर दूरी तय की थी? याद होगा, 1853 में चलाई गई थी, है ना, मुंबई से ठाणे के बीच। तो ये कितना दूरी तय किया था? तो याद रखिएगा 34 किलोमीटर। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक, ध्यान दीजिएगा इधर, मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी ने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली यात्री ट्रेन मुंबई, बोरीबंदर और ठाणे के बीच चली थी। इस यात्रा में कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। इस ट्रेन को 3 इंजनों ने खींचा था, जिसका नाम है सुल्तान, सिंध और साहिब। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट को भी याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे को आपस में जोड़ते हैं? सवाल क्या है, कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी और पश्चिमी गलियारे को जोड़ते हैं? अर्थात ये हो गया उत्तर से दक्षिण और ये हो गया पूरब से पश्चिम, ये हो गया इधर पूरब और ये हो गया पश्चिम। तो ये दो गलियारों को जोड़ने वाला कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। मुंबई नागपुर तो होगा नहीं, सिलचर पोरबंदर लग रहा है सही है, मुंबई कोलकाता ये भी नहीं होगा, नागपुर हैदराबाद ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या है? सिलचर और पोरबंदर। पोरबंदर जो कि गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में स्थित है, और सिलचर जो कि असम में स्थित है। ठीक, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, पूर्वी पश्चिमी गलियारा भारत के सिलचर जो कि असम में है और पोरबंदर जो कि गुजरात में है को जोड़ता है। यह भारत के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजना है और देश में आर्थिक विकास और व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला सवाल है आपके लिए, निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकांश गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित भी है? बताना है कि निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकांश गहराई का पतन तथा पूर्ण सुरक्षित है। तो बात हो रहा है यहाँ पे पूर्वी तट के बारे में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे, तो ये हो गया आपका पूर्वी तट और ये हो गया आपका पश्चिमी तट। तो ईस्ट साइड कौन सा स्थित है? तो अब देखेंगे यहाँ पे लगभग चेन्नई है, पारादीप है जो कि उड़ीसा में है, चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है ना, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, तो देखेंगे सब पूर्वी घाट पर ही स्थित है ना। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या है कि अंतःस्थलीय होना चाहिए और अधिकांश गहराई का पतन होना चाहिए और ये पूर्ण सुरक्षित होना चाहिए। कौन सा पतन ऐसा है? तो ये पतन है विशाखापट्टनम वाला। ठीक है, ये विशाखापट्टनम जो कि पूरी तट पर स्थित है, यह अंतःस्थलीय भी है और अधिकांश गहराई का पतन है और ये पूरी तरीके से सुरक्षित भी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला सवाल है कि रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने के कारक कौन कौन से हैं? बताना है।
रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने के कारक कौन कौन से हैं? भू आकृति कारक, आर्थिक कारक, प्रशासकीय कारक या फिर सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। दिए गए विकल्प में से सभी ऐसे हैं जो कि रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चाहे भू आकृति हो, अगर आकृति सही नहीं है, अगर ऊबड़ खाबड़ है या फिर पहाड़ पर्वत है, तो वहाँ पे आप कैसे रेल परिवहन बना सकते हैं? पॉसिबल नहीं है ना। आर्थिक कारक भी हो सकता है, अगर मान लेते हैं कि बहुत सारे वहाँ पर पैसों की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पे भी ये थोड़ा सा इफेक्ट कराता है। प्रशासकीय प्रशासन वहाँ पर किस तरीके की है, वहाँ पर नीति कैसी बनाई गई है। जैसे मान लो जंगलों से गुजारनी है, अब जंगल के गुजारनी है तो वहाँ पर आप पेड़ पौधा काटने की ज़रूरत पड़ेगा। अब वहाँ प्रशासन व्यवस्था ऐसा है कि वहाँ पे अलाउ ही नहीं कर रहा, वन विभाग दे ही नहीं रहा कि आपको जंगल काटने दे। तो ये भी कह सकते हैं सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, देश में पाइपलाइन परिवहन के कितने प्रमुख साधन हैं? देश में पाइपलाइन के परिवहन के कितने प्रमुख साधन हैं? तो याद रखिएगा 3 प्रमुख जाल हैं भारत में। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। और ये आपकी किताब एनसीईआरटी में दे रखा है कि देश में पाइपलाइन परिवहन के कितने प्रमुख साधन हैं। 3 साधन बनाए गए फिलहाल, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, कौन कौन? एक तो असम से कानपुर तक का तेल पाइपलाइन नेटवर्क, और दूसरा है सलाया से लेकर जालंधर तक का तेल पाइपलाइन नेटवर्क, और तीसरा है हजीरा से जगदीशपुर तक का गैस पाइपलाइन नेटवर्क। तो ये 3 महत्वपूर्ण हैं जो प्रमुख जाल हैं परिवहन के, पाइपलाइन परिवहन के। तो याद रखिएगा तीनों। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन तेज व आरामदायक है? तेज भी है और आरामदायक भी है। वायु परिवहन, जल परिवहन, सड़क परिवहन। ठीक है, तो तेज कौन सा है और आरामदायक कौन सा है? वायु परिवहन है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन स्थानों के बीच नौकागम्य है? ठीक है, इलाहाबाद एवं हल्दिया, कोटापुरम एवं कोन्नम, या फिर कोलकाता से इलाहाबाद, या सदिया से धुबरी? सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद एवं हल्दिया के बीच में नौकागम्य है। यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग भी है। ये गंगा, भागीरथी तथा हुगली नदी प्रणाली पर फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से शुरू होकर बिहार के पटना और भागलपुर से होते हुए ये पश्चिम बंगाल की हल्दिया तक जाता है। इसकी कुल लंबाई के बारे में बात करें तो 1620 किलोमीटर है। ठीक है, NW1 का, या फिर कह सकते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। अगला सवाल है, देश के प्रमुख संचार साधन कौन से हैं? देश के प्रमुख संचार साधन कौन से? दूरदर्शन, रेडियो, प्रेस तथा सिनेमा, या फिर सभी? क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त में सभी। दूरदर्शन, रेडियो, प्रेस और सिनेमा देश के ये प्रमुख संचार साधन हैं। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसके द्वारा हो सकता है? समुद्री मार्ग के द्वारा, हवाई मार्ग के द्वारा, या फिर स्थलीय मार्ग के द्वारा, या फिर उपयुक्त में से सभी? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से सभी। भारत की जो स्थिति है, जिस तरीके से स्थिति है इसका, है ना, भौगोलिक संरचना जिस तरीके से, तब देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए समुद्री मार्ग से भी किया जा सकता है, हवाई मार्ग से भी किया जा सकता है, और स्थलीय मार्ग से द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सवाल आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसके द्वारा हो सकता है। ये तो फिर बात हो गई कि किसी भी देश का, कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे कर सकती है। तो समुद्री मार्ग से भी कर सकती है, हवाई मार्ग से भी कर सकती है, और स्थलीय मार्ग से भी कर सकती है। लेकिन अगर समुद्री मार्ग अगर कोई भी देश समुद्र के किनारे स्थित नहीं है तो फिर समुद्री मार्ग से संभव नहीं है। लेकिन बात किया जा रहा है यहाँ पे, ये हम भारत के बारे में बात करें तो भारत एक ऐसा इसका भौगोलिक परिदृश्य है जहाँ से समुद्री मार्ग, हवाई मार्ग और स्थलीय मार्ग से भी कर सकता है व्यापार। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला सवाल है, जल परिवहन के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4 या फिर 8? जल परिवहन के कितने प्रकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 इसका सही आंसर होगा। जल परिवहन को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। आंतरिक जल परिवहन, ठीक है, जो नदियां हैं, झील है, नहर है, वहाँ पे जो किया जाता है, और एक है समुद्री जल परिवहन जो कि समुद्र और महासागरों पर किया जाता है। ठीक, अगला सवाल है, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की महत्ता इसके क्या कारण है? सवाल है, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की महत्ता अधिक क्यों है? क्या कारण है? सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है,
उबड़ खाबड़ भूभागों पर भी सड़क बनाई जा सकती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें बनाई जा सकती हैं, या फिर सभी। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त में से सभी। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन को हम तवज्जो क्यों देते हैं, उसको महत्व क्यों ज़्यादा देते हैं? क्योंकि एक तो पहला है कि सड़क को निर्माण करने में लागत बहुत कम आता है, और ये उबड़ खाबड़ स्थानों पर भी बनाया जा सकता है, और साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़क हम बना सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि रेल परिवहन अगर बनाना चाहें तो ये रेल परिवहन बनाने में उसका एक तो निर्माण लागत बहुत अधिक है, और उबड़ खाबड़ स्थान पर बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और पहाड़ी क्षेत्रों में तो इम्पॉसिबल ही है। ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगा, और थोड़ा नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, इसलिए रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की महत्ता अधिक है, यह कारण है इसका। तो डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? सवाल है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? सही आंसर है इसका महाराष्ट्र। याद रखिएगा, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन महाराष्ट्र राज्य से नहीं जुड़ती हैं, क्योंकि यह गुजरात, ठीक है, ये गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा राज्यों से होकर के जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, उत्तर दक्षिण गलियारा किसे जोड़ता है? सवाल है, उत्तर दक्षिण गलियारा किसे जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से, श्रीनगर या फिर दिल्ली टू कन्याकुमारी, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है इसका ए ऑप्शन, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। उत्तर दक्षिण जो गलियारा है ना, उत्तर दक्षिण, उत्तर मतलब कि श्रीनगर, और दक्षिण में क्या है, कन्याकुमारी। तो इस गलियारे को कौन जोड़ रहा है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। तो ये विकल्प यहाँ पे सही है। याद रखिएगा, उत्तर दक्षिण गलियारा भारत के उत्तर में स्थित श्रीनगर को दक्षिण में स्थित कन्याकुमारी से जोड़ता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से भारत के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ने वाली एक सड़क परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यातायात की सुविधा प्रदान करना है और विभिन्न क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना है। यह गलियारा मुख्य रूप से NH-44 पर आधारित है, जो श्रीनगर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाता है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या फिर स्थानीय व्यापार? तो आसान सा विकल्प दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से वायु यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया गया है? सवाल है, किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से वायु यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया गया है? ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी राज्य, उत्तर राज्य, दक्षिणी राज्य या फिर दक्षिण पश्चिमी राज्य? सही आंसर है इसका उत्तर पूर्वी राज्य। यह विकल्प यहाँ पर सही है। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य, क्योंकि भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में विशेष प्रावधान के माध्यम से आम जनता के लिए वायु यात्रा को बढ़ावा दिया गया है। खासकर उड़ान जो परियोजना आया था ना, उड़ान मतलब उड़े देश के आम नागरिक, उड़ान है ना, तो उड़े देश का आम नागरिक। तो ये खास योजना ऐसी थी जिसके माध्यम से यहाँ पे उत्तर पूर्वी राज्यों में ये कनेक्टिविटी की जोड़ने के माध्यम से, या कह सकते हैं वायु यात्रा को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया था, प्रावधान ऐसा किया गया था, जिसका सही आंसर क्या है, उत्तर पूर्वी राज्य। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली ट्रेन कब और किन दो स्टेशनों के बीच शुरू हुई थी? तो पहला तो 1853 में शुरू हुई थी, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, और मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, अर्थात बी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला सवाल है, सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? वायु परिवहन, जल परिवहन, सड़क परिवहन या फिर पाइपलाइन? सही आंसर हो जाएगा जल परिवहन। जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन होता है। अगला सवाल है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? श्रीनगर, भोपाल, दिल्ली या फिर बेंगलुरु? सही आंसर होगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, दिल्ली। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक, बाकी का मुख्यालय यहाँ पर दिया गया है। अगर ये भारत को कुछ इस तरीके से बांटें आप, तो यहाँ से देख सकते हैं, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है, और दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है, जबकि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, जबकि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, बाकी मुख्यालय भी यहाँ पर दे रखा है,
तो इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर इसे खुद भी PDF फाइल में पढ़ सकते हैं। ठीक, यहाँ सारे दिए गए हैं, है ना, जितने भी रेलवे का जोन बना है सारे का जोन का मुख्यालय यहाँ पे दिया गया है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, जबकि पूर्वोत्तर सीमा का मुख्यालय गुवाहाटी में है, जबकि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, जबकि पूर्वी तट का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। इस तरीके से सारे यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए अगला सवाल है, भारतीय व विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन में है फिल्मों के निर्देशकों को, माफ़ कीजिएगा, फिल्मों के निर्देशकों को, या फिर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को, या फिर अभिनेता को, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका बी विकल्प, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को। याद रखिएगा, भारतीय व विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसे है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि विदेशी जो मूवी है ना, उसको भी सर्टिफिकेट कौन प्रदान करता है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड करता है, ऐसा नहीं है। विदेशी फिल्मों को भारत में रिलीज करने के लिए, है ना, भारत में चलाने के लिए ये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से उसे प्रमाणित करवाना होता है। ठीक है, ना कि विदेशी फिल्म भी प्रमाणित ही करता है, ऐसा नहीं है। विदेशी फिल्म भारत में चलेगा या नहीं, है ना, या फिर चलाने के लिए भारत की जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है उससे उनसे डिसीजन लेना होता है, निर्णय लेना, उससे मतलब कह सकते हैं कि सलाह लेना होता है, या कहें कि प्रमाणित करवाना होता है। चलिए अगला सवाल है। चलिए सवाल इतना ही था, 36 सवाल थे इस अध्याय से। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।